हेलो स्टूडेंट्स। हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन पढ़ लिया था। मेथड ऑफ वैल्यूएशन में अपन ने रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन एक्सप्लेन कर लिया था कि रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन होती क्या है। ठीक है, अब दूसरी मेथड है मेथड ऑफ वैल्यूएशन में। दूसरी मेथड क्या है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन में दूसरी मेथड अपन पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ ली रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, तो समझते हैं। तो डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होती है? डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इस विधि में क्या करते हैं कि उन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, इन उन प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है जो क्या हो, अभी अनडेवलप्ड हो। अनडेवलप्ड मतलब जो या पार्सली अनडेवलप्ड हो। पार्सली अनडेवलप्ड मतलब पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई हो। जैसे कि कोई ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी हो, उस पर अपने को क्या है, कॉलोनी काटना है। तो कॉलोनी काटना है तो उसमें क्या करना है कि तो कॉलोनी काटना है तो कॉलोनी काटेंगे तो उसमें जो रोड है, रोड और जो पार्क वगैरह है उनकी जो है एरिया छोड़कर, रोड और प्लॉट का एरिया छोड़कर जो प्लॉट है उनका विक्रय मूल्य या उनका मूल्य कितना रखना है, ये सब कौन सी मेथड से निकालते हैं? डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन से। कौन सी मेथड से निकालोगे? यही सब कुछ डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो मतलब क्या है, यह विधि उन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब जो क्या हो, अनडेवलप्ड हो या पार्सली अनडेवलप्ड हो, या जो, और इनमें क्या करते हैं, उन उसमें क्या करते हैं, भूमि के उस बड़े खंड को, कौन कौन से भाग को छोड़ देते हैं वैल्यूएशन करते समय, जैसे कि रोड हो गया, पार्क वगैरह, इन सब को छोड़कर जो भी प्लॉट क्या है, जो भी प्लॉट को वाय करोगे या सेंट, मतलब जो भी एरिया है उनका सबको क्या करना है, विकास संबंधी व्यय होने, मतलब उसमें जो जो भी क्या है, प्लॉट का जो भी मूल्य डिसाइड करोगे, जो भी वैल्यूएशन करोगे प्लॉट के लिए, तो उसमें क्या करना रहेगा आपको कि उसमें जो भी रोड है या जो भी रोड या जो भी पार्क वगैरह है उन सबको क्या है, डिडक्ट कर देना। उन सबको क्या है, जो विक्रय मूल्य है उसमें, उससे मतलब उस प्लॉट के एरिया में उनको ऐड नहीं करना है। किस में ऐड नहीं करना है? उनमें जो भी अपन प्लॉट बनाएंगे उसमें कौन कौन सा एरिया कंसिडर नहीं करना है, रोड का और पार्क का। और उसके अलावा फिर जो भी प्लॉट काटोगे तो उसका विक्रय मूल्य डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे कि ये बात ध्यान रखना रहेगा कि टोटल इसमें पूरा जो भी है, क्या क्या बैग हटा दोगे, जो भी अपन ने एरिया डिडक्ट किया उन सबको भी अपन बाद में कंसीडर करेंगे जब क्या हो, प्लॉट को का वैल्यूएशन करना शुरू करेंगे, प्लॉट का मूल्य डिसाइड करेंगे। तो उस स्थिति में ये सब करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस मेथड के अंतर्गत क्या है कि इस विधि में उन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है जो अभी अविकसित या अंशतः विकसित दशा में होती है। यदि भूमि के बड़े खंड में सड़क, पार्क आदि को छोड़कर शेष भूमि को प्लॉटों में बांटना हो तो मूल्यांकन की इसी विधि से किया जाता है। इस दशा में प्लाटों का संभावित विक्रय मूल्य, छोड़े जाने वाले क्षेत्रफल तथा विकास संबंधी अन्य व्यय ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, यदि और भी क्या है इस मेथड से, और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग है तो उसका नवीनीकरण करना। नवीनीकरण क्या है कि अपने को उसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि अपन को वहाँ कोई शॉप्स वगैरह निकालनी है तो तोड़ फोड़ करके बिल्डिंग में कुछ, जिससे कि अपनी इनकम ज़्यादा हो, या कोई भी रूम है उसको सेपरेट करना है जिससे कि उस पर रेंट आ सके। तो ऐसे इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग का नवीनीकरण। तो नवीनीकरण करने के लिए भी ये मेथड बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब जो भवनों का नवीनीकरण किया जाता है तो उसमें भी क्या है, कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और इससे क्या है, जैसे फिर इसके बाद क्या, नवीनीकरण के पश्चात भविष्य में, अब जो भी नवीनीकरण किसके लिए, क्या इनकम के लिए, क्या तो उसमें जो इनकम होगी उसका शुद्ध आय का अनुमान लगाते हैं, मतलब जो भी उससे नेट इनकम होगी उसका अनुमान लगाते हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेट एनुअल इनकम को एयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन या प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला है कि नेट एनुअल इनकम इंटू एयर परचेज। पर नेट एनुअल इनकम कौन सी होगी, जो भी अपन बिल्डिंग या जो भी प्लॉट या जो भी कॉलोनी काट रहे हैं उससे पहले अपन संभावित, मतलब अप्रॉक्सीमेट क्या निकाल लेते हैं, उसकी नेट एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, और फिर बाकी उस पर एयर परचेज तो अपन अपने अकॉर्डिंग या मार्केट की लोकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। और फिर नेट एनुअल इनकम में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन,
नेट एनुअल इनकम में एयर परचेस या वर्षाधार का मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन या संपत्ति का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो फर्स्ट मेथड समझ आ गई होगी, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। सेकंड मेथड क्या है, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस विधि का उपयोग किस किस के लिए करोगे आप लोग, कि जो भी अनडेवलप्ड एरिया है या डेवलप्ड एरिया है या कोई भी जो भी बिल्डिंग है उसका नवीनीकरण करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका नेट एनुअल का जो भी संभावित या अपने जो भी अप्रॉक्सीमेट क्या है उसकी नेट एनुअल इनकम बता लेंगे, सभी व्यय जितना भी खर्च हो रहा है उसको घटा कर क्या निकाल लेंगे, नेट एनुअल इनकम निकाल लेंगे और उसको फिर एयर परचेस से गुणा कर देंगे या वर्षाधार से गुणा कर देंगे, तो इससे अपने को क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड मेथड अपन पढ़ेंगे, अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया और ये डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएशन पढ़ लिया। अब अगला पढ़ूंगा मैं डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन में क्या करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को जब भी अपने डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन मतलब जो मूल्यह्रास विधि है किसके, संपत्ति का मूल्यांकन करने की, उसमें क्या करेंगे, पहले जो भी बिल्डिंग रहेगी या जो भी भवन रहेगा उसको चार भागों में बांट लेते हैं। चार भाग में कौन सा, कि दीवार को अलग पार्ट में रख लेंगे, जो उसकी छत है उसको अलग, जो फर्श है उसको अलग, और दीवार और जो दरवाजे और खिड़की है उनको अलग कर लेते हैं। तो डिप्रिसिएशन मेथड में वैल्यूएशन में क्या करते हैं कि किसी भी भवन को क्या कर लेते हैं, किसी भी बिल्डिंग को चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चार पार्ट में एक पार्ट में क्या हो जाएगी, दीवार, एक में स्लैब, एक में फ्लोर और एक में क्या हो जाएगी, डोर एंड विंडो हो जाएंगे। फिर क्या है कि जो दीवार, छत, फर्श और दरवाजे का क्या होता है, एक जीवन काल रहता है कि दरवाजे की एज कितनी रहेगी, दरवाजे कितने साल तक टिके रहेंगे, फर्श कितना चलेगी, छत की आयु कितनी होगी और दीवार की आयु कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने एक टेबल प्रिपेयर की है, उसमें सबका जीवन काल की, दीवार की एज कितनी होगी, छत की एज कितनी होगी, फर्श कब तक चलेगा, दरवाजे और खिड़कियों की एज क्या होगी, मतलब इनकी लाइफ दी है कि ये कितने ड्यूरेशन तक चलेंगे, उसके बाद ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, और उसके तो यही सब, तो डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन में बस यही करना है कि जो भी अपने को अगर जीवन काल पता चल जाता है तो जीवन काल के अकॉर्डिंग क्या पता चल जाता है अपने को, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से अपन क्या निकाल लेते हैं, डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होगा, P इंटू 100 माइनस RD अपॉन 100 की पावर n। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू P 100 माइनस RD अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ हुआ होगा, एक सिंकिंग फंड का और एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें इन्हीं फॉर्मूलों का ज़्यादातर यूज़ करना है। तो डी क्या है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है या मूल्यह्रास है कि इसके जो बिल्डिंग है उसकी कितना कमी आई है, उसकी मूल्यांकन या उसके मूल्य में, प्रॉपर्टी की अमाउंट में या रेट में कितनी कमी आई है, उसे क्या बोलते हैं, एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल बिल्डिंग में रख रखाव क्षरण या उसके हिसाब के कारण या उपयोगिता के कारण क्या होती है, बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डी क्या है, वही डिप्रिसिएशन कॉस्ट है। पी क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट। तो पी क्या है कि प्रेजेंट में बिल्डिंग की कितनी कॉस्ट है, कितनी कीमत है। ठीक है, वही है। आर क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास की दर है। डी क्या है, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास है एवरी ईयर। और एन क्या है, एज ऑफ बिल्डिंग मतलब जो भवन है उसकी आयु है किसमें, वर्षों में। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, मूल्यह्रास निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए और आर डी और एन पता होना चाहिए। तो एन कहाँ से पता चलेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा या अपने को पता होगी कि अपन बिल्डिंग कितने साल के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने को पता है कि अपने को 20 साल ये बिल्डिंग 20 साल के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो ये एन क्या है, एज ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, आरडी का मान किस पर डिपेंड करता है, आरडी का मान किस पर डिपेंड करता है, जो भी स्ट्रक्चर अपन ने जो 4 पार्टों में बांटा है उसके जीवन काल पर डिपेंड करता है। जो आरडी का मान किस पर डिपेंड करेगा, जो भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है बिल्डिंग को, दीवार, छत, फर्श, उनके एज पर, उसके जीवन काल पर, उसके ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आरडी का मान निकालना, एन तो पता रहेगा, पीवी बिल्डिंग की प्रेजेंट कॉस्ट भी अपन वैल्यूएशन से उधर नेट एनुअल इनकम इनटू एयर परचेस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आरडी का मान क्या है, अगर किसी भी संरचना या किसी भी स्ट्रक्चर की अगर आयु कितने हैं, 100 वर्ष है, अगर वो संरचना 100 वर्ष टिकी रहेगी तो आरडी का मान अपन क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे। अगर किसी भी स्ट्रक्चर का क्या है, एज कितनी है, 75 ईयर है, तो आरडी का मान कितना रखना है, 1.3 रखना है। यदि किसी भी स्ट्रक्चर का अगर जीवन काल क्या है, 50 वर्ष है, तो आरडी का मान कितना रखना है, 2। तो मतलब 0 से 50 के लिए आरडी का मान 2, 50 से 75 के बीच आरडी का मान
1.3 और 75 से 100 वर्ष के लिए आर डी का मान 1 रखना है, या 100 से ज़्यादा के लिए आर डी का मान कितना रखोगे, 1 रखोगे। अब ये जीवन काल कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक टेबल है कि जो भी मेजोनरी वर्क है, जो मैंने क्या बोला था, इसको 4 भागों में बांटा है। किसको, डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, दीवार, छत, फर्श, दरवाजे और खिड़कियाँ। तो पहला है दीवार, फिर ये फर्श, और फिर ये छत, और इसके बाद ये इधर है अपना दरवाजे और खिड़कियाँ। अब क्या होता है, इनके भी क्या होती है, दीवार भी अलग अलग होती है। स्टोन मेजोनरी के मतलब पत्थर का चिनाई वर्क हो सकता है। पत्थर में भी क्या होता है कि सीमेंट या सीमेंट का गारा है, या फिर लाइम मतलब चूने से तैयार किया है मसाला, तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर क्या है मेजोनरी वर्क है, जो दीवार में अगर क्या है विथ लाइम, सीमेंट और स्टोन, कट स्टोन मतलब किस किस का यूज़ करके दीवार बनाई है, चूना, सीमेंट या पत्थर को टुकड़ों से अगर दीवार बनाई है, तो उसका जीवन काल कितना रहता है, 100 वर्ष। यदि क्या है उसको, अगर अपन ने क्या है जो ईंट है, अगर दीवार किससे बनाई है, अगर जो ईंट है अपन ने उसको धूप में सुखाया है, उसको पकाया नहीं है, अगर ईंट क्या है धूप में सुखाई हुई है, तो उसका जीवन काल कितना रहता है, 75 वर्ष। अपन ने जो दीवार बनाई है उसमें ईंट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जो सूर्य की धूप में सुखाई हुई, तो उसका जीवन काल 75 वर्ष रहेगा। अगर दीवार में अगर अपन लाइम, सीमेंट या पत्थर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जीवन काल 100 ईयर रहेगा, ठीक है, 100 साल रहेगा। तो मेजोनरी वर्क में ये 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो लाइम, सीमेंट और स्टोन की, और एक क्या होती है धूप में सुखाई हुई दीवार की। तो उनके अकॉर्डिंग उनका जीवन काल ये हो गया। अब जीवन काल से अपने को आरडी का मान पता चल जाएगा। आरडी का मान यहाँ रखूंगा, पी अपने को प्रेजेंट रेट क्वेश्चन में दे के रखेगा, और एन का मान नंबर ऑफ ईयर मतलब बिल्डिंग को कितने साल के लिए डिज़ाइन किया है, उसको यूज़ करके अपन उसकी कीमत पता करते हैं कि प्रेजेंट में इतनी है, तो 10 साल बाद इसकी कीमत में कितनी कमी आएगी, इसके मूल्यह्रास के कारण। मूल्यह्रास मतलब उसकी उपयोगिता के कारण, निरंतर हिसाब के कारण कितनी बिल्डिंग की कीमत में कमी आएगी, तो ये अपन निकाल सकते हैं। फिर अगला क्या है, फ्लोर है। फ्लोर में भी क्या होगा, फ्लोर तो किस किस की कर सकते हो, 3 इंच की क्या है, लाइम कंक्रीट या ब्रिक की कर सकते हो। लाइम कंक्रीट में क्या है, सीमेंट का, और गिट्टी की जगह क्या करते हैं, ब्रिक के टुकड़े। तो इसकी जो उस फ्लोर की आयु कितनी रहती है, 40 वर्ष। अगर मैं स्टोन फ्लोर या मोज़ेक फ्लोर या जो भी टाइल्स वगैरह आती है स्टोन फ्लोर पत्थर की, इसको बिछा दूँ तो उसकी जीवन काल 50 वर्ष रहता है, और आरसी तो ये 50 वर्ष रहता है। और स्लैब में क्या है, अगर आरसीसी विथ ब्रिक, अगर मैंने आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट के साथ क्या है ईंटें बिछा के उसको स्लैब करी है, तो उसका जीवन काल कितना रहेगा, 75 वर्ष रहेगा, ठीक है। उसके बाद आयरन वर्क मतलब लोहे की, अगर लोहे से प्रिपेयर किया है तो 80 वर्ष रहेगा। सालवुड वर्क मतलब किससे किया है, साल की लकड़ी का यूज़ किया है स्लैब डालने में, तो उसकी जीवन काल कितना रहेगा, उसकी एज कितनी रहेगी, 60 वर्ष रहेगी। अगर मैंने नॉर्मल लोकल लकड़ी का यूज़ किया है तो 15 वर्ष चलेगी। अगर इलाहाबाद टाइल मतलब जो भी मांगरोल टाइल या खपरेल का यूज़ किया है छत के लिए, तो 25 वर्ष उसका एज रहेगी। और सीजीआई सीट मतलब जो भी चादर वगैरह या सीजीआई सीट है तो उसका यूज़ किया है, तो उसकी एज ऑफ लाइफ कितनी होती है, 50 वर्ष रहती है। फिर अगर सालवुड स्टिक मतलब लकड़ियों का यूज़ किया है, साल की लकड़ियों से उनकी बल्लियों का यूज़ किया है, तो उसकी आयु कितनी होती है, 20 वर्ष। डोर विंडो में, डोर विंडो क्या होगी, साल सागौन के होंगे या लोकल वुड के। अगर साल सागौन के डोर विंडो है तो 40 वर्ष उनकी एज रहेगी। अगर लोकल वुड है मतलब जनरल कोई सी भी लकड़ी के हैं तो उसकी एज 30 वर्ष रहेगी। अगर दरवाजे खिड़की किसके हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन के हैं या फिर लोहे के हैं, अगर स्टील के हैं तो 75 वर्ष, अगर लोहे के हैं तो 80 साल क्या चलेंगे तुम्हारे खिड़की दरवाजे की एज हो जाएगी, ठीक है। तो आज का पूरा ये टॉपिक अपना ख़त्म हो गया, क्या है, डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। और इसके बाद अपन ने ये लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में। मैंने 6 मेथड बताई थी, जिसमें से मैंने 3 को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेन एग्जाम में क्या होगा कि मेथड्स के नाम लिखने को बोलेगा, पूरी जितनी भी मेथड वैल्यूएशन की, और किसी एक का वर्णन करने को आएगा। किसी एक का वर्णन करने को आएगा तो मैंने 3 मेथड का वर्णन किया है, आप किसी भी एक का कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।